पीएम मोदी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन उनके राज में नौसेना में ही गोलमाल का मामला सामने आया है, जिसके रहस्य को खोलने के लिए सीबीआई ने अपनी तफ्तीश तेज कर दी है। सीबीआई ने 4 राज्यों दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के करीब 30 ठिकानों पर छापेमारी की है। रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार की जड़ों ने देश को इस कदर जकड़ लिया है कि हर तरफ केवल घोटाला ही घोटाला हो रहा है। मोदी सरकार भले ही दम भर रही हो कि हमारे राज में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, लेकिन आए दिन सामने आ रहे मामले सरकार के दावों को बेदम करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी की नाक के नीचे ही नौसेना में 6.5 करोड़ के एक बड़े घोटाले को अंजाम दे दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला पश्चिमी नौसेना कमान में आईटी हार्डवेयर की आपूर्ति के लिए बिल के भुगतान से जुड़ा हुआ है। इस पूरे घोटाले का खुलासा रक्षा मंत्रालय की आंतरिक जांच में हुआ। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2019 को सीबीआई को जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। बेटा स्नीजू, फिर से बीमार? यही चलता रहा तो ठीक से बड़ा कैसे होगा? टीम में सेलेक्ट कैसे होगा? बड़ा स्पोर्ट्स स्टार कैसे बनेगा? ओके मम्मा। जब इम्यूनिटी वीक हो तो ग्रोथ में रुकावट आ सकती है, इसीलिए मैं अनुष्का को देती हूँ पीडियाश्योर। इसके 37 न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करे, तो इन्फेक्शन का चांस कम और ग्रोथ 50% ज्यादा। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि ये घोटाला 6 करोड़ 76 लाख से भी बड़ा हो सकता है। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है और पुराने बिलों के भुगतान की भी पड़ताल की जा सकती है। फिलहाल सीबीआई की ओर से नेवी अफसरों और कंपनियों से जानकारी जुटाई जा रही है। सीबीआई ने आज 4 राज्यों दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के करीब 30 ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि कैप्टन अतुल कुलकर्णी, कमांडर मंदार गोडबोले, आरपी शर्मा और पेटी ऑफिसर एलओजी कुलदीप सिंह बघेल ने कथित रूप से 6 करोड़ 76 लाख रुपए के 7 फर्जी बिल तैयार किए हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस को 10 लाख रुपए की नकदी मिली है। इसके अलावा कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं। फिलहाल सीबीआई ने कई अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना होगा कि कितने अफसरों के चेहरे बेनकाब होते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के लिए पहले ही अपनों की बगावत और बीजेपी के कटाक्ष मुसीबत बने हुए थे, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती तो लगातार कांग्रेस पर बरस रही हैं, अपने विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर गुस्सा जाहिर कर रही हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुप्पी तोड़ते हुए बीएसपी पर एक बड़ा बयान दिया है, साथ ही बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की सियासत में एक नया ट्विस्ट लाने वाली बहुजन समाज पार्टी के तेवर इन दिनों बेहद तल्ख हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुना रही हैं। इतना ही नहीं, मायावती तो कांग्रेस और सीएम गहलोत को सबक सिखाने की बात तक कह चुकी हैं। इन सब के बीच अब मायावती पर सीएम अशोक गहलोत ने चुप्पी तोड़ी है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मेरा मानना है कि मायावती जी जो भी बयानबाजी कर रही हैं, वो भाजपा के इशारों पर कर रही हैं। बीजेपी जिस प्रकार से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, डरा रही है, धमका रही है, राजस्थान में क्या हो रहा है सबको मालूम है। मायावती जी भी डर रही हैं उनसे, मजबूरी में वो बयानबाजी कर रही हैं। कहाँ मिलेगा अच्छा आलू? आइडिया। मेरे पैसे चलो भागो, गंदे आलू। चोट तो नहीं लगी ना? तुम्हारा बैग मिल गया अच्छा आलू। खोज खोज के लाते हैं बिंगो के लिए अच्छे आलू, जिससे मिले आपको लाजवाब टेस्ट। बिंगो पोटैटो चिप्स अच्छे आलू से बना, फ्रॉम ITC।
इसके साथ ही अशोक गहलोत ने दावा किया कि बीएसपी के 6 विधायक अपने विवेक से कांग्रेस के समर्थन में आए थे। अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना की भारी मुसीबत है, लोग परेशान हैं, उसके बावजूद ये लोग परवाह ही नहीं कर रहे हैं। इनको बजाय किसी का जीवन बचाने के सरकारी गिराओ कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ ये चिंता है। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस में विलय करने वाले 6 विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के सचिव को नोटिस जारी किया है। विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ बीएसपी और बीजेपी विधायक मदन दिलावर की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ये नोटिस जारी किए। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी, लेकिन उससे पहले अशोक गहलोत के बयान से एक बार फिर सियासत का गरमाना तय है। देखना होगा कि बीएसपी इस पर क्या जवाब देती है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। दोनों पक्षों में डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनने के बाद भी अब चीन ने पैंगोंग झील में अपनी सेना की तैनाती बढ़ाई है। दरअसल चीन ने पैंगोंग झील में बोट और सेना की टुकड़ी को तैनात कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। एलएसी पर एक ओर जहां चीन शांति बहाल करने के लिए भारत से सैन्य बातचीत को आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पैंगोंग झील के पास चीन का शातिर चेहरा एक बार फिर सामने आया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब 14 जुलाई की बातचीत के बाद चीन ने अतिरिक्त बोट और जवानों की टुकड़ी को पैंगोंग लेक में तैनात कर दिया। पैंगोंग में चीन लगातार अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है। चीन ने इस हिस्से में नए कैंप बनाने शुरू कर दिए हैं। इन कैंप में चीन की ओर से अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही पैंगोंग झील में भी लगातार चीनी बोटों की आवाजाही देखी जा रही है। दूसरी ओर चीन लगातार दावा कर रहा है कि उसने अपने जवानों को एलएसी से पीछे बुलाया है और कई स्थानों पर जवानों की तैनाती कम की है। लेकिन चीन के दावे का झूठ नई सैटेलाइट में कैद हो गया है। सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि चीन पैंगोंग झील में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। आपको बता दें, जब इस फोटो को बारीकी से देखा गया तो पता चला कि चीनी फिंगर 5 और फिंगर 6 में डेरा जमाए हुए हैं। नमस्कार, अगर आपके घर में शादी है और आप गहने खरीदने के लिए जा रहे हैं या किसी को गिफ्ट में देने के लिए ज्वेलरी खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो एक बार जरूर पधारें बाबा रामदेव ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे शीश फूल, बाजूबंद, हाथ पान, आड़, नथ, रकड़ी सेट, मंगलसूत्र, तिमनिया, पटिया, रामनवमी, गोखरू। इसीलिए एक बार जरूर पधारें बाबा रामदेव ज्वेलर्स, कलापुरा मेन रोड, शिवगंज। फिंगर 5 पर चीनी जवानों की 3 बोट और फिंगर 6 पर 10 बोट दिखाई दे रही हैं। हर बोट में 10 जवान सवार हैं, यानी 130 जवान फिंगर 4 के बेहद करीब तैनात हैं। वहीं 15 जून की सैटेलाइट इमेज में फिंगर 6 में पीएलए के 8 बोट दिखाई दे रही थी, जो अब बढ़कर 10 हो गई है। सैटेलाइट इमेज में ही फिंगर 5 में पीएलए का भारी जमावड़ा दिख रहा है, जिसमें 40 कैंप दिखाई दे रहे हैं, जिससे बिल्कुल साफ है कि चीनी सेना अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन की इन हरकतों को देखते हुए भारत भी अपने करीब 35,000 जवानों की तैनाती करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि चीनी राजदूत वांग ने कहा था कि समझौते के अनुसार चीन कई स्थानों से पीछे हटा है और एलएसी पर अब शांति है। वहीं भारत सरकार ने चीन के बयान को गलत बताया और दावा किया है कि चीन समझौते के अनुसार पीछे नहीं हटा। कोरोना की मुसीबत से पार पाने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी लागू की, लेकिन ये पूर्णबंदी लोगों पर मुसीबतों के पहाड़ की तरह टूटी। कई कंपनियां बंद हो गई तो कई लोग बेरोजगार हो गए। कोरोना का असर खेल जगत पर भी पड़ा। कोरोना की वजह से कई टूर्नामेंट रद्द हो गए, जिसकी वजह से कई नेशनल और स्टेट लेवल के खिलाड़ियों का हाल ये हुआ कि वो मजदूरी करने को मजबूर हो गए। एक ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तराखंड से, जहां भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राजेंद्र सिंह धामी पत्थर तोड़ने को मजबूर हैं। कोरोना ने देश में लगभग हर इंसान की जिंदगी पर असर डाला है। हर क्षेत्र कोरोना से बेहाल है। खेल जगत भी इससे अछूता नहीं रहा है। कई टूर्नामेंट रद्द हो गए, जिसकी वजह से कई नेशनल और स्टेट लेवल के खिलाड़ियों को मजबूरी में मजदूरी और सब्जी बेचनी पड़ रही है। इन्हीं में से एक शख्स है भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राजेंद्र सिंह धामी, जिन्हें अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। धामी इस समय मनरेगा के तहत बन रही सड़क के लिए पत्थर तोड़ रहे हैं। धामी ने कहा कि मैं मार्च में रुद्रपुर में था जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाया गया। इसके बाद मैं अपने पैतृक गांव रायकोट आ गया, जो पिथौरागढ़ की सीमा के पास है।
उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी से बढ़ी परेशानी के बाद मैंने मनरेगा स्कीम के तहत काम करना शुरू। आपको बता दें कि इस हरफन मौला खिलाड़ी ने भारत के लिए 10 से 15 मैच खेले हैं और अब मनरेगा के तहत हर रोज वो 8 घंटे काम कर 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कमाते हैं। उन्होंने इतिहास से स्नातक की डिग्री भी हासिल की है। उन्होंने कहा कि मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहता था, लेकिन इसमें दिव्यांग लोगों की चयन प्रक्रिया में काफी सारी परेशानियां थीं। धामी ने ये भी कहा कि इस मुश्किल घड़ी में राज्य सरकार या खेल मंत्रालय की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होते हैं तो सरकार हमें व्हील चेयर देती है और सुरक्षा गार्ड मुहैया कराती है ताकि हम बूथ पर जाकर वोट दे सके, लेकिन एक बार जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो वो हमें भूल जाते हैं। सरकार को हमें हर महीने आय का स्रोत देना चाहिए ताकि हम अपनी जीविका चला सके। धामी के हालात वाकई सरकार के उन दावों की हवा निकालते रहे हैं जिसमें उन्होंने दिव्यांगों की मदद का आश्वासन दिया था। ऐसे में सरकार को जरूरतमंद लोगों की मदद करने की जरूरत है, लेकिन शायद सरकार अपने गुणगान में इतनी मग्न है कि उसका ध्यान इन लोगों पर जाता ही नहीं है। देश में फैली स्वास्थ्य मुसीबत का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब तबके के लोगों पर पड़ा है। पूर्णबंदी के बाद से बेरोजगारी परेशान कर रही है और बच्चों की पढ़ाई की चिंता भी सता रही है। सरकार ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रही है, लेकिन उनके लिए ये कैसे मुमकिन हो पाएगा जिनके पास संसाधनों की कमी है? तो ऐसे में कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? देश में कुछ भी हो, कोई भी परेशानी आए, उसकी मार सबसे पहले गरीबों पर पड़ती है। गरीब बच्चों के लिए स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में पढ़ाई करना किसी चुनौती से कम नहीं है। देश में अब ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई है। ऐसे में कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई के संसाधन नहीं है। कहीं इंटरनेट नहीं तो कहीं फोन नहीं। अगर बात उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की करें तो यहाँ 15 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक के मुताबिक ऑनलाइन पढ़ाई के प्रयोग के पहले चरण में विभाग ने जिले में सर्वे कराया था। ओ छोरा, where are you? मम्मी, अरे क्या हुआ? मम्मी पानी! ना ना, प्लीज! नो, जिद मत कर। मम्मी, पानी पानी। मम्मी पानी! झापड़ खा लो कहीं। मम्मी कब मिलेगा पानी? रोला मत कर। पेशेंस पेशेंस। अरे मम्मा, ठंडो ठंडो साफ साफ। हर माँ जानती है कि सभी पानी की बोतलें बिस्लेरी नहीं, इसलिए सिर्फ जिसमें 56,000 विद्यार्थियों में से 27,000 के पास ही ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा पाई गई। इसको लेकर अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि जिन बच्चों के पास ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, उन्हें घर पर पढ़ाई करने के लिए स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और इसकी तैयारी की जाएगी। 15 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो गई है। कोर्स धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। जिनके पास व्यवस्थाएं हैं वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जिनके पास सुविधाओं का अभाव है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है। लिहाजा सरकार की योजना सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कारगर साबित होती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब तबके के बच्चों की संख्या सरकारी स्कूलों में ज्यादा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोगों के पास लैपटॉप और स्मार्टफोन नहीं है। वहीं कई गांव ऐसे भी हैं जहां बामुश्किल ही नेटवर्क आता है। लिहाजा ऑनलाइन पढ़ाई कर पाना बेहद मुश्किल है। वहीं ऑनलाइन पढ़ाई कराना शिक्षकों के लिए भी चुनौती है, सबसे ज्यादा गणित के शिक्षकों को, क्योंकि उन्हें विद्यार्थियों को हर अध्याय का वीडियो बनाकर भेजना होता है।
और अगले दिन समस्याओं का समाधान करना होता है। इसके साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी अभिभावकों को हो रही है। घर में एक फोन है और पढ़ने वाले बच्चे 3, साथ ही सभी के क्लास का समय भी एक। अभिभावक फोन लेकर काम पर चले जाते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, उनकी पढ़ाई कैसे होगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के महीने में भी माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा चुकी है, वो भी ज्यादा सफल नहीं हो सकी।